हेलो गाइस, वेलकम टू MKH। मैं स्नेहा सिंगाटिया। एंड चलिए आज की जो हमारा नया टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी, 2D ज्योमेट्री एंड स्ट्रेट लाइन। इससे पहले हम 2-3 चैप्टर्स कर चुके हैं और ग्रुप थ्योरी को हमने बहुत ही मज़ेदार तरीके से पूरा का सारा ग्रुप थ्योरी जो हमारा टॉपिक है बहुत ही अच्छे से, काफ़ी लेंथी था लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट किया है। और उसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हम काफ़ी करेंगे। जैसे ही हमारा सिलेबस थोड़ा सा रनिंग स्टेज में आ जाता है उसके बाद हम काफ़ी सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी उसकी करेंगे। सो गाइज स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक 2D ज्योमेट्री। बेसिकली हम जो है 10th लेवल से ही स्टार्ट करेंगे और जो हमारा UG PG लेवल तक का है ये टॉपिक वहाँ तक लेकर के जाएंगे। सो इसके लिए बेसिकली आपके लिए CSIR नेट के लिए, UG PG के लिए तो डेफिनेटली जो है ये इम्पोर्टेंट रहने ही वाला है। सो इसी के साथ अगर हम बात करें फर्स्ट ग्रेड एंड सेकेंड ग्रेड या PGT और TGT लेवल का कोई भी आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो जिसमें मैथमेटिक्स का ये पर्टिकुलर चैप्टर 2D ज्योमेट्री एंड स्ट्रेट लाइन आपका सिलेबस में है, तो उसके लिए ये कंप्लीट जो वीडियो सीरीज है, कंप्लीट जो प्लेलिस्ट है इस पर्टिकुलर चैप्टर की, ये काफ़ी आपके लिए यूजफुल होने वाली है। सो चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें और साथ ही जो हमारी वीडियो है उसको लाइक ज़रूर किया करें एंड साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें। और आपके जो भी सजेशंस होते हैं उनको आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर जो है लिख करके भेजा करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, 2D ज्योमेट्री एंड स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले हम 2D ज्योमेट्री को, ये हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है और स्ट्रेट लाइन हमारा चैप्टर नंबर सेकंड रहेगा। तो 2D ज्योमेट्री से हम जो है आगे बढ़ते हैं। देखिए बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, इसमें अगर हम देखें तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई भी हमारा जो पॉइंट होता है उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उन्हें हम जो है बेसिकली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम बात करें। कोई भी पॉइंट को हम जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिखाते हैं तो बेसिकली यहाँ पर ये हमारा ओरिजिन होता है, ये हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, ये हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। और यहाँ पर हम बात करें ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और यहाँ पर एक्स जो है हमारा ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। सो बेसिकली यहाँ पर कोई भी अगर हमारा पॉइंट है एक्स कोमा वाई, तो इसके लिए अगर आप देखेंगे तो इसके जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही यहाँ पर हमारे पॉजिटिव होते हैं। एंड यहाँ पर अगर हमारा कोई पॉइंट हम ले तो इसके लिए अगर हम देखें तो हमारा जो है बेसिकली एक्स कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव होता है लेकिन वाई कोऑर्डिनेट हमारा नेगेटिव होता है। बिल्कुल 10th वाली चीजें हैं वही, ठीक है। इसे हम लिख भी लेते हैं, एक्स हमारा ग्रेटर देन 0 होगा लेकिन वाई हमारा लेस देन 0 होगा। यहाँ पर एक्स भी पॉजिटिव होगा एंड वाई भी हमारा पॉजिटिव होगा। इसे हम बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं और ये हमारा बेसिकली फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अगर हम सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट की, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके अंदर बेसिकली एक्स तो हमारा नेगेटिव है और वाई भी हमारा जो है नेगेटिव है। सो बेसिकली एक्स भी हमारा नेगेटिव एंड वाई भी हमारा नेगेटिव, ठीक है जी। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे सेकंड कोऑर्डिनेट के लिए, तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट हमारा एक्स कोमा वाई, तो इसके लिए आप देखेंगे कि एक्स तो हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन वाई हमारा पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स एक्स जो है ये हमारा नेगेटिव होगा और वाई हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है। सो ये बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं जो हम हमारी 10th क्लास में सीख लेते हैं, ठीक है। और कोई भी हमारा जो पॉइंट है जैसे पी एक्स कोमा वाई, ठीक है, सो इसमें पहले जो हम लिखते हैं ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है और ये हमारी डिस्टेंस होती है उस पर्टिकुलर पॉइंट की, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सेस। और जो ये वाई होता है ये हमारा होता है जी डिस्टेंस फ्रॉम, सॉरी, जो y होता है ये हमारा डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सेस एक्स एक्सेस होता है और डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सेस हमारा होता है x, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई भी पॉइंट है, मान लीजिए ये 3,2 है, दैट मीन्स यहाँ से इसकी ये जो डिस्टेंस है एक्स एक्सेस से ये हमारी 2 है एंड वाई एक्सेस से जो डिस्टेंस है ये हमारी 3 है, ठीक है। सो जो एक्स कोऑर्डिनेट है हमारा वो हमारी वाई एक्सेस से डिस्टेंस होती है और जो हमारा जो हमारा वाई कोऑर्डिनेट होता है 2, ये हमारी इससे एक्स एक्सेस से डिस्टेंस है उस पर्टिकुलर पॉइंट पी की, ठीक है। बेसिकली डिस्टेंस फॉर्मूला की भी अगर हम बात करते हैं, देखिए कोई भी अगर हमारा पॉइंट है यहाँ पर एक्स कोमा वाई, ठीक है जी, इसकी अगर हम ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहिए, वैसे बेसिकली अगर आप देखें तो डायरेक्ट आपके पास होता है जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और बेसिकली ये हमारा, इसे हम कह सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हम इसे कह सकते हैं। लेकिन बेसिकली ये हम डिस्टेंस फॉर्मूला के साथ डिस्कस करेंगे कि कैसे हम दो पॉइंट्स के बीच में जो है डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर हम बात करना चाहते हैं तो किसी भी पॉइंट को हम उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट से ना दिखा करके हम उसके पोलर कोऑर्डिनेट्स लेते हैं
आर कोमा थीटा, ठीक है। आर उसकी डिस्टेंस होती है ओरिजिन से, ठीक है, और आर अभी अभी हमने देखा था वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इट इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है जी। ये ओरिजिन से इसके डिस्टेंस है क्योंकि ये हमारा ओरिजिन है, सो ये हमारी डिस्टेंस आर हो जाती है, ठीक है। एंड एक्स एक्सिस के साथ ये जो एंगल बनाता है ये हमारा थीटा एंगल हो जाता है, ठीक है। सो इसके लिए हम आर कोमा थीटा की फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर हम जानते हैं कि जो एक्स होता है ये हमारा इक्वल्स टू होता है आर कॉस थीटा के, एंड वाई जो होता है ये हमारा इक्वल होता है आर साइन थीटा के, ठीक है जी। सो यहाँ से आर जो है आपका बेसिकली आप आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर करते हैं, तो ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पर बेसिकली आर इक्वल्स टू आर आ जाता है, ठीक है। यानी कि इससे हम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, इस रिलेशन को प्रूव भी कर सकते हैं। और अगर हम थीटा की बात करें तो यहाँ पर जो tan थीटा होता है ये हमारा होता है y अपॉन एक्स, ठीक है जी। और थीटा की वैल्यू अगर हम देखें तो ये हमारा हो जाता है tan इनवर्स y अपॉन एक्स। ये बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट है जो हमने बेसिकली हमारे 10th और 11th क्लास में पढ़ लिए होते हैं, ठीक है जी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला की ओर। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा होता है कि अगर कोई भी दो पॉइंट्स हमारे पास गिवन हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसी के साथ सेक्शन फॉर्मूला, यानी कि किसी रेशो में कोई थर्ड पॉइंट कोई दो पॉइंट के बीच में लाइन ज्वाइनिंग जो लाइन ज्वाइन करती है उन दोनों पॉइंट्स को उसको डिवाइड करती है, तो हम कैसे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला की। डिस्टेंस फॉर्मूला का मीनिंग ये है कि मान लीजिए आपके पास कोई भी दो पॉइंट गिवन है, एक हमारा मान लीजिए P1 पॉइंट है और एक हमारा P2 पॉइंट है, ठीक है जी। P1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए x1, y1 है और P2 के मान लीजिए x2, y2 है। अब हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, एक तो P1 P2 या फिर हम डिस्टेंस निकालें P2 टू P1, ठीक है। डिस्टेंस तो बेसिकली ये डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर ये चेक करना चाहते हैं कि आप P1 टू P2 डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं या P2 टू P1 डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, तो इसके लिए देखिए अगर आप P1 से P2 की तरफ जा रहे हैं तो आपको P2 के कोऑर्डिनेट्स में से P1 के कोऑर्डिनेट्स जो है माइनस करने होंगे, और अगर आप P2 से P1 की तरफ जा रहे हैं देन आपको P1 से P2 के कोऑर्डिनेट्स जो है सब्ट्रैक्ट करने होंगे, ठीक है। ये बात का हमें ध्यान रखना है। तो बेसिकली हमारी जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है ये बेसिकली क्या हो जाता है, रूट ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर, ठीक है जी। सो ये था P1 टू P2, और अगर आप P2 टू P1 जा रहे हैं यानी कि आपको P1 के कोऑर्डिनेट्स में से P2 माइनस करना है, यानी x1 माइनस x2 की होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 माइनस y2 की होल स्क्वायर हो जाएगा। बस यही डिफरेंस है बेसिकली। और अगर आप वैसे बेसिकली देखना चाहते हैं कोई भी पॉइंट, जैसे मान लीजिए ये हमारा पॉइंट है A और ये हमारा पॉइंट है B, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स है x2, y2, ठीक है। अगर आप ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं, आप ए से बी में जाएंगे, यानी बाद में जो आता है बी में से आप ए के जो है कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि आप x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर करेंगे प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर करेंगे। ये हमारा बेसिक सा जो है डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाता है। वैल्यू दोनों की सेम ही आएगी, ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो ए बी डिस्टेंस है और जो बी ए डिस्टेंस है, ठीक है, दोनों की डिस्टेंस का जो वैल्यू होगी वो तो दोनों की सेम ही होगी, बस ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। और इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला का। नेक्स्ट हमारा है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला जो है काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो इसे हम बहुत ही अच्छे से देखते हुए जाएंगे। सेक्शन फॉर्मूला बेसिकली इसे हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हमारा होता है जिसे हम बोलते हैं इंटरनल डिवीजन, ठीक है, या फिर सेकंड होता है हमारा एक्सटर्नल डिवीजन। दोनों में क्या फर्क है, देखिए सिंपल सी बात, मान लीजिए हमारे पास दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी, इन दोनों पॉइंट्स को एक लाइन हमारी ज्वाइन करती है, ठीक है जी। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को कोई तीसरा पॉइंट है सी जो इसे इंटरनली डिवाइड करता है। ये कोई पॉइंट हमारा सी जो ए बी को m/n में डिवाइड करता है, ठीक है जी। मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे x1, y1 है और इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे x2, y2 है, ठीक है। और सी के कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए x, y, ठीक है। सो ये सी के कोऑर्डिनेट्स ए बी लाइन को m/n में डिवाइड करते हैं, तो ये हमारा इंटरनल डिवीजन हो गया। एक्सटर्नल डिवीजन की बात अगर हम करें तो कोई मान लीजिए ए बी लाइन है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है x2, y2 और ए के कोऑर्डिनेट्स है x1, y1। तो कोई तीसरा पॉइंट C जो है वो बाहर होगा
और ये कोई तीसरा पॉइंट सी होगा हमारा x, y, जो कि ए बी लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड करता है m रेशो n में, यानी कि जो इसका ये रेशो होगा ये m होगा, ठीक है जी, इसके साथ आपका ये वाला रेशो हो जाएगा आपका n, ठीक है जी, यानी कि एक्सटर्नली ये डिवाइड करता है। बेसिकली अगर हम यहाँ पर देखना चाहें तो यहाँ पर जो ए सी रेशो बी सी होगा ये आपका हो जाएगा m रेशो n, लेकिन ये एक्सटर्नली है, ठीक है। यहाँ पर भी बेसिकली ए सी रेशो बी सी जो है ये हमारा m रेशो n है, ठीक है, लेकिन ये हमारा देखिए ये हमारा इंटरनली है और ये जो है बेसिकली हमारा एक्सटर्नली है। बस ये थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे। तो इसके लिए अगर हम फॉर्मूला की बात करें कि कैसे हम y कोऑर्डिनेट्स को कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, सॉरी जो हमारा c पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स को कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमारे पास a के और b के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो। तो अगर हमें m रेशो n गिवन है और a एंड b के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ये हमारे पास गिवन है x1, y1 और ये हमारे पास x2, y2, अगर ये इंफॉर्मेशन गिवन है तो हम c पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। c पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में से x कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा m और m इंटू x2, m इंटू x2 एंड n इंटू x1, ठीक है, ये हमें करना है m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा c, ठीक है। सो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या हो जाएंगे, x हमारा हो जाएगा mx2 प्लस nx1। इसी टाइप से यहाँ पर y कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है जी। सो ये हमारे सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। इसी टाइप से एक्सटर्नली अगर हम बात करना चाहते हैं तो एक्सटर्नली में बस थोड़ा सा चेंज होगा कि जो हमारे सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं इसके लिए जो x कोऑर्डिनेट आएगा यहाँ पर mx2 एंड nx1 अपॉन में भी हमारा m एंड n सेम रहेगा, लेकिन साइन यहाँ पर चेंज हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आप माइनस लगा देंगे, ठीक है। सेम हमारा y में होगा कि आप my2 माइनस ny1 करेंगे अपॉन m माइनस n करेंगे, ठीक है। बस ये डिफरेंस होता है, ऊपर और नीचे आपको जो है सब्ट्रैक्शन करना है। तो ये जो माइनस का साइन है यही हमें जो है एहसास करवाता है कि भाई हम एक्सटर्नली डिविजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब थर्ड हम एक यूनिक चीज की बात करते हैं। थर्ड हम बात करते हैं कि मान लीजिए कोई पॉइंट है हमारा, कोई पॉइंट है ए और कोई पॉइंट है बी, ठीक है, और कोई तीसरा पॉइंट है सी जो कि इन्हें 1:1 में डिवाइड कर रहा है, यानी ये इनका मिड पॉइंट हो जाता है। मिड पॉइंट अगर होता है तो मिड पॉइंट के लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है x इक्वल्स टू x1 प्लस x2/2, ठीक है जी, एंड y इक्वल्स टू y1 प्लस y2/2, ठीक है। सो मिड पॉइंट के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला होता है। अगर हमें पता है ऑलरेडी कि वो इक्वल रेशो में 1:1 में डिवाइड कर रहा है, c जो है ए बी का मिड पॉइंट है, तो c के कोऑर्डिनेट्स हमारे ये हो जाएंगे। फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है जी। चलिए, इसी के साथ ये एक इम्पॉर्टेंट नोट हमारे पास है जो कि बेसिकली काफी बार क्वेश्चन भी बनता है। मान लीजिए कोई पॉइंट है P, ठीक है जी, जो कि ए बी लाइन को m/n में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, और कोई पॉइंट Q है जो सेम लाइन ए बी को m/n सेम रेशो में सेम लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। यानी कि एक साथ हम ले रहे हैं दोनों को। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पॉइंट हमारा A, यहाँ पर पॉइंट हमारा B, और यहाँ पर कोई P पॉइंट है, ये हमारा कोई P पॉइंट है जो कि इस लाइन को m/n में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ठीक है जी। एंड एक हमारा कोई Q पॉइंट है जो कि सेम लाइन को, यानी कि यहाँ पर इसे हम कैपिटल Q से ले लेते हैं, ये हमारा कैपिटल P है तो इसे भी हम कैपिटल Q से ले लेते हैं, ठीक है जी। सो बेसिकली हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो है AQ एंड BQ, ठीक है, ये भी हमारा m/n है। और अगर हम बात करें AP और PB का इंटरनली जो डिवाइड करा है इसका भी m/n है, ठीक है। सो ये चीज हमने देख लिया कि कोई P पॉइंट है ये तो इसे इंटरनली डिवाइड कर रहा है, और Q पॉइंट जो है वो इसको एक्सटर्नली जो है डिवाइड कर रहा है। तो इसमें हमारे पास कुछ लेंथ बन जाती है, जैसे एक हमारे पास लेंथ बन गई AP, एक हमारे पास लेंथ बन गई PB, ठीक है। इन दोनों का रेशो देखें तो ये m/n है क्योंकि जो ये हमारा इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इसी टाइप से अगर हम देखें एक हमारी जो डिस्टेंस है AQ रेशो BQ, ठीक है, ये भी हमारा m/n है क्योंकि ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो यानी कि अगर हम देखेंगे तो ये कंपेरेबल है, यानी कि AP रेशो PB जो है
ये इक्वल हो जाएगा ए क्यू रेशो बी क्यू के, ठीक है। और अगर ऐसा हमारा हो जाता है यानी कि ए पी बाय पी बी जो है ये हमारा इक्वल हो जाएगा ए क्यू बाय बी क्यू के, ठीक है। ए क्यू सॉरी ए पी बाय पी बी जो है ये हमारा ए क्यू बाय बी क्यू के इक्वल हो जाता है, ठीक है जी। अगर ऐसा हो जाता है, अगर ऐसा हो जाता है दैट मीन्स हमारे ए पी एंड ए क्यू ये जो है ये तीनों एपी में हो जाएंगे, ये हमारा एचपी में हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे 1 सेकेंड, ये जो है सारे के सारे एचपी में हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक सिंपल सा रिलेशन यहाँ पर बनता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सिंपली आप अगर बेसिकली इस रिजल्ट को अगर हम बनाना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर डिफरेंस क्या है, एपी हमारा सेम है, ठीक है, और ए क्यू भी हमारा सेम है, एपी हमारा सेम है, बी क्यू भी सेम है। नीचे जो है पीबी की जगह हमने ए बी कर लिया है, पीबी की जगह जो है ए बी कर लिया, यानी एपी को हमने एडिट कर लिया, यानी एपी बाय पीबी है तो इसे हमने एपी और नीचे भी हमने ऐड कर लिया एपी प्लस पीबी को, ठीक है। इस टाइप से हमने किया तो ये हमारा ए बी बन जाता है, ठीक है जी। सो ए बी हमने बनाया और यहाँ भी हमने जो है बी क्यू के अंदर बेसिकली हमने जो है चलिए अब डायरेक्ट ही रिजल्ट हम याद रखेंगे कि अगर ऐसा बेसिकली होता है, दोनों ये हैं तो ए पी ए बी और ए क्यू, देखिए ए पी हमारा ये है और ए बी ये, और एक हमारा जो ए क्यू है, ठीक है। यानी कि जो ए पॉइंट है इसकी ए पी के साथ डिस्टेंस, फिर इसकी बी के साथ डिस्टेंस और फिर इसके क्यू के साथ डिस्टेंस, ठीक है। ये सारी के सारी जो है ये सारे के सारे एच पी में हो जाएंगे। यानी कि अगर हम 1 ए पी करते हैं और 1 ए बी करते हैं और 1 ए क्यू करते हैं, वैसे इनका प्रूफ जो है आप ग्रेजुएशन में करते भी हैं, बट यहाँ पर क्योंकि हम कॉम्पिटेटिव क्लासेस के लिए थोड़ा सा कर रहे हैं तो हम एज इट इज जो इसका रिजल्ट है वो याद रखेंगे। तो ये हमारा बेसिकली किस में होता है जी, एपी में होता है। बेसिकली हम इसका प्रूफ भी कर सकते हैं लेकिन इसको एज अ रिजल्ट हम याद रखेंगे, ठीक है जी। यानी कि अगर कोई पॉइंट P और कोई पॉइंट Q किसी लाइन AB को m रेशो n में इंटरनली एंड एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं तो AP, AB एंड AQ ये हमारे किस में हो जाएंगे जी, एक HP में होंगे। ये हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2D ज्योमेट्री में हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स को उठाते हैं। यहाँ पर 4 हमारे बहुत ही बेसिक से टॉपिक है। यहाँ पर आप देखिए कंपटीशन में हमें डायरेक्टली क्वेश्चंस मिल जाते हैं जिसमें हमें किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए जो है सर्कम सेंटर फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। किसी भी पॉइंट के लिए सेंट्रोइड फाइंड आउट करना बोल देते हैं, इन सेंटर या ऑर्थो सेंटर पर क्वेश्चन आ जाता है तो वहां पर हम थोड़ा सा उन क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा हम इन चारों पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से समझेंगे, ठीक है जी। देखिए सेंट्रोइड जो हमारा होता है, सेंट्रोइड जो हमारा सेंट्रोइड होता है इसे हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो हमारा इंसेंटर होता है, जो हमारा इंसेंटर होता है इन सेंटर, इसे हम जो है बेसिकली आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। एक हमारे पास होता है ये जो सर्कम सेंटर है, क्योंकि इनकी नोटेशंस भी इंपॉर्टेंट है। सर्कम सेंटर को जो है हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि बेसिकली कंफ्यूजन तो यहाँ पर ही होता है सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर में। तो सेंट्रोइड को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं और सर्कम सेंटर को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। बात रही ऑर्थो सेंटर की, ठीक है जी। सो ऑर्थो सेंटर जो है, ऑर्थो सेंटर को हम बेसिकली ओ से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो हम लिख लेते हैं जी ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर हमारा जो है इसे हम ओ से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है जी। सो ये हमारा नोटेशन हो गया सिंपली कि कैसे हम इनको डिनोट करते हैं। एक एक करके बहुत ही अच्छे से बात करते हैं। सेंट्रोइड क्या होता है, सेंट्रोइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ये सारी चीजें हम किसके लिए देखेंगे, ये हम देखेंगे ट्राइंगल के लिए, ठीक है जी। बेसिकली यहाँ पर 2D ज्योमेट्री में ट्राइंगल लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। सो ट्राइंगल के लिए हम देखेंगे यहाँ पर सेंट्रोइड की अगर हम बात करें, सेंट्रोइड क्या होता है। सेंट्रोइड, सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। सेंट्रोइड या द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल, थोड़ा सा अच्छे से लिखने की कोशिश करते हैं।
द सेंट्रोइड of a triangle is the point of intersection of medians। देखिए सेंट्रोइड क्या होता है, किसी भी कोई भी आप ट्राइंगल ले रहे हैं, ठीक है, उसमें आप मीडियंस ड्रॉ करें, वो सारी की सारी मीडियंस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही हमारा सेंट्रोइड हो जाएगा। ठीक है, अब मीडियंस क्या होती हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना मीडियंस क्या होती हैं। ठीक है, सो मीडियन हमारी होती है, मीडियन होती है जो लाइन को बाइसेक्ट कर दे, लाइन को जो बाइसेक्ट करे, ठीक है, या साइड्स को बाइसेक्ट करे। ठीक है जी, ये हमारी होती है मीडियंस। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी एंड सी, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी एंड सी। इसके कोऑर्डिनेट्स देखें, ये हमारा x3, y3, ये हमारा हो जाएगा x1, y1, ये हमारा हो जाएगा x2, y2। चलिए पेन का कलर चेंज करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर जो है हम बेसिकली पहले तो मीडियंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मीडियंस कौन सी होगी, देखिए यहाँ पर अगर हम AC लाइन को बाइसेक्ट कराएं, BC लाइन को बाइसेक्ट करें और AB लाइन को बाइसेक्ट करें, ठीक है, सो देखिए यहाँ पर हमने जो है AC लाइन को बाइसेक्ट किया है B पॉइंट से। ठीक है, ये हमारा जो है बाइसेक्ट हो गई है और ये पॉइंट हम लेते हैं जी D। ठीक है, इसी टाइप से हम BC लाइन को बाइसेक्ट करते हैं, BC लाइन को बाइसेक्ट करते हैं और इसे हम पॉइंट का नेम देते हैं जी E। ठीक है जी, इसी टाइप से जो है हम जो हमारी AB लाइन है उसको भी बाइसेक्ट कर देते हैं और इस पॉइंट को हम नेम देते हैं F। ठीक है जी, अब देखिए इन सभी तीनों मीडियंस का, ये हमारी मीडियंस हो गई है। ठीक है, इन तीनों मीडियंस का जो सेंटर होगा, ठीक है, इसे हम G से रिप्रेजेंट करेंगे और यही हमारा जो है सेंट्रोइड हो जाएगा। ठीक है जी, AC लाइन के लिए अगर आप मीडियंस की बात करें, ये मीडियंस की अगर हम बात करें, AC की मीडियन हमारी हो जाएगी, जो AC को डिवाइड करती है वो हो जाएगी BD। ठीक है, BC को डिवाइड करने वाली है हमारी AE और AB लाइन को डिवाइड करने वाली है हमारी CF। ठीक है जी, ये हमारी मीडियंस है और तीनों मीडियंस जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट G पर और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सेंट्रोइड हो जाएगा। सो होपफुली आपको सेंट्रोइड का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब इस पर्टिकुलर सेंट्रोइड के लिए अगर हम कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहिए सेंट्रोइड का जो x कोऑर्डिनेट है और सेंट्रोइड का जो y कोऑर्डिनेट है, इसे फाइंड आउट करने के लिए जो ट्राइंगल के जो कोऑर्डिनेट्स है इनसे हम फाइंड आउट करते हैं। हमें क्या करना है, सारे के सारे x कोऑर्डिनेट्स को जोड़ देना है। ठीक है, और यहाँ पर इसको 3 से डिवाइड कर देना, इसी टाइप से इनके y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके और इसे हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो सिंपली हमारा जो है सेंट्रोइड हमें मिल जाता है। ठीक है जी, सो सेंट्रोइड बहुत ही अच्छे से हमने देखा। सेंट्रोइड किसी भी ट्राइंगल का फाइंड आउट करना है तो पहले मीडियंस ड्रॉ करो और मीडियंस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा सेंट्रोइड हो जाएगा। ठीक है जी, सो यहाँ पर जो है इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यही हमारा क्या हो जाएगा, सेंट्रोइड हो जाएगा। ठीक है, इसे कोई डिफरेंट कलर से हम शो कर लेते हैं थोड़ा सा, ये हमारा G है। ठीक है जी, सो G का फॉर्मूला भी हमें पता चल गया कि कैसे हम जो है अगर हमें ट्राइंगल के लिए जो कोऑर्डिनेट्स हैं, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो हम कैसे सेंट्रोइड फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्टली बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है इन सेंटर, और इससे पहले एक और यहाँ पर नोट हम देंगे, एक नोट हम यहाँ पर लिखेंगे। सेंट्रोइड के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है कि सेंट्रोइड जो है वो हर मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, अगर आप देखें यहाँ पर हमारे पास जो लाइन थी, ये हमारे पास एक लाइन थी सेम यहाँ से लेकर के, और ये AE लाइन को हमने लिया है A to E। ठीक है, A से E ये जो हमारी लाइन थी, इस लाइन में कहीं ना कहीं बीच में हमारा पॉइंट आ रहा है G।
ठीक है। ये जी जो है इस मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, ये चीज हमने ध्यान में रखनी है। इसी टाइप से अगर डीबी देखें आप, ये जो डीबी लाइन है इस टाइप से हमारी, ये डी से और ये बी, बीच में हमारा जो सेंट्रोइड आ रहा है ये भी इसे जो है बेसिकली 2:1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है। इसी टाइप से इस तरह से जो हमारी लाइन है ये एफ सी यहाँ पर बीच में जो जी आ रहा है, तो यहाँ पर भी ये इसको 2:1 में डिवाइड कर रही है। ठीक है। तो यहाँ पर हम नोट डालेंगे दैट सेंट्रोइड जो है वो हर मीडियन को जो है बेसिकली 2:1 में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। तो ये सिंपली आप लिख सकते हैं। ठीक है। यानी कि यहाँ पर आप बना भी सकते हैं कि इस टाइप से हमारा अगर ट्राइंगल है, ठीक है, और ये हमने मीडियन डाली और यहाँ पर हमारा सेंट्रोइड आया, तो ये बेसिकली इसे 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है। यहाँ से आप ये भी कह सकते हैं ये हमारा पॉइंट ए था, ये हमारा पॉइंट ई था। तो अगर आप देखना चाहें कि AG/GE अगर आप देखना चाहें तो ये बेसिकली हमारा 2:1 हो जाएगा इस पर्टिकुलर में। ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट हमने बहुत ही अच्छे से देखा सेंट्रोइड का। चलिए आगे बढ़ते हैं इन सेंटर की तरफ। इन सेंटर की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इन सेंटर की डेफिनेशन हो जाएगी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स। लास्ट टाइम हमने जो है साइड्स को बाइसेक्ट किया था, लेकिन इस बार हम एंगल्स को बाइसेक्ट करेंगे। कैसे? देखिए यहाँ पर हमने ट्राइंगल लिया है, सेम उसी टाइप का हमने जो है ट्राइंगल लिया है। ये हमारा पॉइंट है ए, ये हमारा पॉइंट है मान लीजिए बी, और ये हमारा पॉइंट है सी। ठीक है जी। अब देखिए ये जो है ये डिस्टेंस मान लीजिए हमारी स्मॉल सी डिस्टेंस है। ठीक है। और ये डिस्टेंस हमारी स्मॉल बी डिस्टेंस है, और ये जो डिस्टेंस है ये हमारी स्मॉल ए डिस्टेंस है। ठीक है। चलिए सो इस केस में अगर हम देखें, इस केस में बेसिकली हमें क्या करना है, देखिए लास्ट टाइम हम जो सेंट्रोइड देख करके आए थे उसमें हमने देखा था कि हमें मीडियंस ड्रॉ करनी थी। ठीक है। मीडियंस ड्रॉ करनी थी, लेकिन यहाँ पर मीडियंस नहीं करनी, हमें देखना है एंगल बाइसेक्टर। हमें करना है एंगल बाइसेक्टर, यानी कि ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो कि इस पर्टिकुलर ए एंगल को इक्वली जो है डिवाइड कर दे। ठीक है। सो ये हमने देखना है। यहाँ पर एक हमने लाइन ड्रॉ की है कुछ इस टाइप से कि ये जो हमारा ए एंगल है ये हमारा इक्वली जो है बाइसेक्ट हो जाता है। इसी टाइप से जो हमारा सी एंगल है, ठीक है, इस टाइप से हमें कोई लाइन ड्रॉ करनी है जो कि इस सी एंगल को इक्वली जो है बाइसेक्ट कर दे। ठीक है। इसी टाइप से बी एंगल के लिए भी हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की है जो कि इस बी एंगल को 2 टुकड़ों में डिवाइड कर देती है। ठीक है जी, 2 टुकड़ों में डिवाइड कर देती है। अब ऐसी जो 3 लाइंस आपने ड्रॉ की है उनका जो सेंटर होगा यही सेंटर हमारा हो जाएगा इन सेंटर आई। ठीक है। सो यही हो जाएगा हमारा इन सेंटर आई। ठीक है जी। इन सेंटर का मतलब है इन सेंटर का, यहाँ पर देखिए इन सेंटर का मतलब है यहाँ पर आपके पास एक ट्राइंगल बनेगा, सॉरी एक सर्कल बनेगा। ठीक है। एक सर्कल बनेगा इंटरनली। ठीक है। जिसकी रेडियस आर हो जाएगी, इस पर्टिकुलर सर्कल की रेडियस आर हो जाएगी, और इसका जो सेंटर होगा वो हमारा आई कहलाएगा। ठीक है। सो इस आई इन सेंटर के लिए जो कोऑर्डिनेट्स है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए एक तो हमारे पास डिस्टेंस होगी, ठीक है, और एक हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होंगे। ये हमारे पास x1, y1 है, ये हमारे पास जो है x3, y3 है, और ये हमारे पास जो है x2, y2 है। ठीक है। सो इसके लिए आपके पास सिंपली फॉर्मूला क्या होता है, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ये हमारे x कोऑर्डिनेट्स हो गए। y कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ठीक है। ये हमारा इन सेंटर का फॉर्मूला हो गया। अब मान लीजिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट्स गिवन है। मान लीजिए x1, y1 गिवन है, x2, y2 गिवन है, x3, y3 गिवन है, और साइड्स मान लीजिए साइड्स की लेंथ हमारे पास नहीं है। मान लीजिए अब साइड्स की लेंथ नहीं है तो हम भाई डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके ये डिस्टेंस तो फाइंड आउट कर ही सकते हैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। ठीक है। ये डिस्टेंस तो हम फाइंड आउट कर ही सकते हैं। सो बेसिकली पहले आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और उसके बाद जो है आप पर्टिकुलर इन सेंटर के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो हमारा सेंट्रोइड था वहां पर हमने जो है साइड्स को बाइसेक्ट किया था, यानी मीडियंस डाली थी, लेकिन इन सेंटर में हम एंगल बाइसेक्टर डालेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्कम सेंटर की। सर्कम सेंटर की डेफिनेशन क्या होती है? देखिए पॉइंट ऑफ
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। यानी कि यहां पर हम बात करें तो ये बाइसेक्टर्स का मतलब है कि ये लाइन को बाइसेक्ट करेगा, लाइन को तो बाइसेक्ट करेगा ही करेगा, साथ ही साथ ये लाइन पर परपेंडिकुलर भी होगा। ठीक है, ये दो चीजें, दोनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होती है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक ट्राइंगल लिया है, इस टाइप से हमने कोई ट्राइंगल लिया है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं ए बी एंड सी। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ए से इस बीसी लाइन पर एक ऐसा परपेंडिकुलर होगा जो कि इस लाइन को दो टुकड़ों में डिवाइड कर रहा है, यानी बाइसेक्ट कर रहा है। इसी टाइप से आप देखें, कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, एसी लाइन पर एक ऐसा परपेंडिकुलर होगा जो कि इस लाइन को दो टुकड़ों में डिवाइड कर देगा, यानी बाइसेक्ट कर देगा। ठीक है जी, इसी टाइप से अगर आप देखना चाहते हैं तो इसी टाइप से एक हमारे पास ए बी पर हम एक जो है ऐसा परपेंडिकुलर डालेंगे जो कि इस लाइन को जो है इक्वली बाइसेक्ट करता होगा। ठीक है, अब इन तीनों लाइंस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसे ही हम कहेंगे सर्कमसेंटर, और इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल सी से। ठीक है, यही हमारा हो जाएगा सर्कमसेंटर। ठीक है जी, सर्कमसेंटर का मतलब है कि यहाँ पर एक ट्राइंगल बनेगा, इस सेंटर को सेंटर मानते हुए, और जो हमारा ट्राइंगल है, माफ कीजिएगा थोड़ा सा हम सही तरीके से बनाते हैं इसको। ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स को लेकर के हमारे पास जो है एक बेसिकली एक सर्कल बन जाएगा, और उस सर्कल का सेंटर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, सो ये जो ए सी डिस्टेंस है, और ये जो हमारे पास स्मॉल सी कैपिटल सी डिस्टेंस है, ठीक है, या फिर हमारे पास जो है बी स्मॉल सी, ये जो डिस्टेंस है ये हमारी हो जाएगी रेडियस। ठीक है जी, ये हमारी रेडियस है, देखिए ये भी रेडियस है, ये हमारी रेडियस है, और ये भी हमारी रेडियस हो जाएगी इतनी सी। ठीक है जी, बस ये चीजें हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने डाला है परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। हमने यहाँ से जो है स्टार्ट किया है, देखिए मान लीजिए ये हमारा ट्राइंगल था ए बी एंड सी। यहाँ पर हमने देखा हमें एक तो परपेंडिकुलर डालना है इस पर, ठीक है, और एक वो बाइसेक्ट भी करना चाहिए। अब ये जो बाइसेक्टर है ये जरूरी नहीं है कि सी से, यानी सामने वाले जो हमारा पॉइंट है उससे क्रॉस होकर के जाए। ठीक है, सो ये एंगल से क्रॉस होना जरूरी नहीं है, ये एंगल से क्रॉस ना भी हो तो भी चलेगा। ठीक है, मान लीजिए इसका हमने किया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये मान लीजिए एंगल से जा रहा है, और मान लीजिए हमने इसका किया तो ये एंगल से मान लीजिए ना भी जाए तो भी चलेगा, लेकिन ये मिलेंगे एक पॉइंट पर, उनका जो इंटरसेक्शन होगा उसे हम कहेंगे सर्कमसेंटर। ठीक है, यानी कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बेसिकली हो सकता है कि वो एंगल से क्रॉस हो सकता है कि वो एंगल से क्रॉस ना हो, लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमें ध्यान में रखना है कि मान लीजिए हम पॉइंट्स को चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर सी जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं हम इसमें। पॉइंट्स का नेम हम थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। यहाँ पर हम पॉइंट्स का नेम करते हैं, इसे हम लिखते हैं P, इसे हम लिखते हैं Q, इसे हम लिखते हैं R। सो सेंटर हमारा जो है ये हो जाएगा C। ठीक है, सो यहाँ से बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि जो PC है, PC डिस्टेंस, एंड जो हमारी Q से डिस्टेंस है और जो हमारी आर सी डिस्टेंस है, ये हमारी जो है रेडियस ऑफ दैट जो है और सर्कमसेंटर हमारी उसकी रेडियस हो जाएगी। ठीक है, सो ये हमारे पास इसके लिए कंडीशन बनती है, और इस कंडीशन को अप्लाई करके आप बाई ऑप्शन जो है आपका जैसा भी क्वेश्चन है, ठीक है, जैसा भी आपका क्वेश्चन है बाई ऑप्शन उसको करके चेक कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास पी क्यू आर के जो है कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, और आपको ये दे दिया जाए कि चार ऑप्शंस दे दिए जाए ए बी सी एंड डी। यहाँ पर भी कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, आपको बोला जाए कि इन चारों में से कौन सा जो है आपका सर्कमसेंटर है, तो आप इनसे पी क्यू आर, इस पॉइंट से पी क्यू आर, इस पॉइंट से पी क्यू आर, इनसे जो है पी क्यू आर, इनके लिए जो है कोई भी डिस्टेंस अगर आप देखें, दो डिस्टेंस निकाल करके देखें, अगर वो सेम आती है देन वही हमारा सर्कमसेंटर होगा, अगर सेम नहीं आती है, यानी कि ये बेसिकली बाई ऑप्शन आप इसको बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्थो सेंटर की। देखिए ऑर्थो सेंटर जो होता है ना, ऑर्थो सेंटर के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम लेते हैं इंटरसेक्शन ऑफ
इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सिंपल सी लाइन में बहुत ही अच्छे से हम बनाएंगे। इसकी डेफिनेशन हम लेते हैं जी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है जी, सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर हमें लेना है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं लेना, यानी कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर होना चाहिए लाइन के, बाइसेक्ट करे या नहीं करे इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, नो वरीज, इसकी कोई टेंशन नहीं, बाइसेक्ट करे या ना करे इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, परपेंडिकुलर होना चाहिए पर्टिकुलर लाइन के, ठीक है। यानी कि ऑर्थो सेंटर के लिए हमें क्या करना है, सिंपली जो भी आपका ट्राइंगल है ए बी सी, तो सारे पॉइंट्स पर आप क्या डालें, सारे पॉइंट्स पर सॉरी सारी की सारी जो आपकी साइड्स हैं, ठीक है, इन पर आप क्या डालें, परपेंडिकुलर डालें, ठीक है। आप इन पर जैसे ही परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है, इन परपेंडिकुलर्स का जो जो हमारा क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा, वही हमारा हो जाएगा ऑर्थो सेंटर, ठीक है जी, ये हमारा ऑर्थो सेंटर हो गया। अब इसके लिए हमारे पास परपेंडिकुलर वाली कंडीशंस अप्लाई होंगी, ठीक है। ऑर्थो सेंटर अगर आप ले रहे हैं, यहाँ पर मान लीजिए हमारा ई पॉइंट है, ये हमारा डी पॉइंट है, ये हमारा एफ पॉइंट है, तो इसके लिए हमारे पास एक कंडीशन बनती है। कंडीशन क्या बनती है, देखिए यहाँ पर हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो आपकी एसी लाइन है, इस पर हमारी जो ओ ई लाइन है, ठीक है, ओ ई लाइन जो है वो इस ए सी लाइन पर, या आप बी ई लाइन को भी मान सकते हैं, बी ई, ठीक है, ये जो आपकी बी ई लाइन है, ठीक है, बी ई लाइन बेसिकली ए सी लाइन पर क्या है, बाई ये बेसिकली यहाँ पर परपेंडिकुलर है। सो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो बी ई है ये हमारी लाइन जो है ए सी लाइन के परपेंडिकुलर है। सो इस केस में दोनों की स्लोप्स का हम अगर हम देखें, स्लोप ऑफ ए सी जो है ये -1 अपॉन हो जाएगी स्लोप ऑफ, यानी कि नेगेटिव रेसिप्रोकल अगर हम लेते हैं स्लोप का, तो वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा, ठीक है जी। सो ये हमारे पास कंडीशन बनती है, एंड इस कंडीशन के बेसिस पर हम जो है अपने क्वेश्चंस को बाय ऑप्शन जो है बहुत ही अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और स्लोप के लिए बेसिकली देखिए, स्लोप के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, मान लीजिए कोई भी दो पॉइंट्स है, x1, y1, x2, y2, तो इनके लिए स्लोप का हमारे पास सिंपली फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, हम करेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इस मेथड से आप स्लोप निकालेंगे, स्लोप से चेक करेंगे, और हमारे पास ऑर्थो सेंटर जो है उसे हम बाय ऑप्शन बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है जी। ऑर्थो सेंटर के लिए हमारे पास एक छोटा सा शॉर्टकट भी है। मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है, जैसे जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं ट्राइंगल के लिए, मान लीजिए एक हमारा 1,3 है, एक हमारा जो है 1,5 है, और एक हमारा 3,5 है, ठीक है। सो इस केस में आप देख सकते हैं एक हमारा 1,3 है, एक हमारा 1,5 है, और एक हमारा जो है 3,5 है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1,1 सेम है, ठीक है, और यहाँ पर 5,5 सेम है, यानी कि कोई भी दो के इफ एनी टू एक्स सेम हो, ठीक है, कोई भी दो के एक्स सेम हो, एंड एनी टू वाई सेम हो, ठीक है, तो इस केस में हमारे पास क्लियरली होगा कि जो आपका ऑर्थो सेंटर आएगा ना, जो आपका ऑर्थो सेंटर आएगा वो आपका 1,5 वही पर्टिकुलर x, y हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई दो x और कोई दो y जो है आपके सेम है, तो ऑर्थो सेंटर आपका वही x, y हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सा लॉजिक है जो कि क्वेश्चंस में हमारी डायरेक्टली जो है काफी हेल्प करता है। चलिए मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, और इसी के साथ हम जो है आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं इनके लिए बहुत ही अच्छे से। चलिए सो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिसे डायरेक्टली हम कर लेते हैं। देखिए ट्राइंगल की अगर हम बात कर रहे हैं, तो हमारे पास एक स्पेशल ट्राइंगल होता है जिसे हम बोलते हैं जी राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, जिसका एक जो एंगल है वो हमारे पास 90 डिग्रीज होता है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए
इन राइट एंगल ट्राइंगल। इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल रिजल्ट होता है कि जो आपका ऑर्थो सेंटर होता है ना, ऑर्थो सेंटर इज द वर्टेक्स विद 90 डिग्रीज। ठीक है जी, जो हमारा वर्टेक्स होगा 90 डिग्रीज के साथ, वही हमारा ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए आपका जो है ट्राइंगल इस टाइप से है और ये जो आपका 90 डिग्रीज वाला वर्टेक्स है बी, ठीक है, तो यही जो है यही वर्टेक्स हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हमारा फर्स्ट रिजल्ट है। सेकेंड रिजल्ट अगर हम इसी में करें कि इन राइट एंगल ट्राइंगल हमारा जो सर्कम सेंटर होगा, सर्कम सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस। ठीक है जी, यानी कि आपका जो हाइपोटेनियस है AC, इसका जो मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा सर्कम सेंटर हो जाएगा। ठीक है जी, बस दो चीजें हमने देखी कि राइट एंगल ट्राइंगल अगर हम ले रहे हैं तो इसके लिए अगर आप ऑर्थो सेंटर की बात करना चाहते हैं तो आपका जो 90 डिग्रीज वाला यानी जो बी वर्टेक्स है यही हो जाएगा। और अगर आपके लिए सर्कम सेंटर देखना चाहते हैं तो ये आपका जो हाइपोटेनस है इसी का मिड पॉइंट हो जाएगा, यही हमारा जो है सर्कम सेंटर हो जाएगा। ठीक है जी, ये दो कॉन्सेप्ट हमने देखे। इसके अलावा अगर हम देखें थर्ड कॉन्सेप्ट कि जो आपका सेंट्रोइड होता है, अगर आप बात करें सेंट्रोइड की और एक हम बात करते हैं जी इन सेंटर की। ठीक है, चार चीजें हमने की है। एक तो हमने सेंट्रोइड देखा है जिसे हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इन सेंटर हमने देखा है, सर्कम सेंटर देखा है और एक हमने ऑर्थो सेंटर देखा है। इनमें अगर आप बात करें तो आपका जो सेंट्रोइड है और जो आपका इन सेंटर है, ये दोनों क्या होंगे, ये ऑलवेज हमेशा ही क्या करेंगे, ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। यानी कि हमेशा ही ये लाइन के अंदर, लाइन क्या, ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल के हमेशा अंदर होंगे सेंट्रोइड और इन सेंटर हमेशा ही ट्राइंगल के इनसाइड होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें ऑर्थो सेंटर की, अगर हम बात करें सर्कम सेंटर की, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं एक एक लाइन पर। ठीक है, सो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर जो है ये हमारा आउटसाइड भी हो सकता है। ठीक है जी, ये हमारा बाउंड्री पर भी हो सकता है और ये हमारा जो है इनसाइड भी हो सकता है। ठीक है, सो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर तो भाई घूमते फिरते रहते हैं, ये तो बाहर घूम कर भी आ जाते हैं, लेकिन सेंट्रोइड और इन सेंटर की अगर हम बात करते हैं तो ये हमेशा ही हमारे ट्राइंगल के लिए जो है उसके इनसाइड ही रहते हैं। ठीक है, और सर्कम सेंटर की अगर हम बात करें, सर्कम सेंटर के लिए एक और हमारे पास कॉन्सेप्ट है। सर्कम सेंटर के लिए अगर आपका सर्कम सेंटर जो है ये इनसाइड लाई कर रहा है, ठीक है, अगर ये इनसाइड है दैट मीन्स जो आपका ट्राइंगल है वो हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है जी, अगर आप बात करें कि आपका जो सर्कम सेंटर है बाउंड्री पर है, और बाउंड्री पर सिर्फ तभी होता है जब हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल के लिए जो बाउंड्री पर होगा वो आपके हाइपोटेनस का मिड पॉइंट ही हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप बात कर रहे हैं कि आपका सर्कम सेंटर आउटसाइड द ट्राइंगल लाई कर रहा है, ठीक है, ट्राइंगल के लिए बाहर वाली साइड में लाई कर रहा है। ठीक है, सो इस केस में देखिए ऐसा ट्राइंगल हमारा होगा, ये कुछ ऐसा ट्राइंगल होगा। ठीक है, जिसके लिए हमारा जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज हो जाएगा। ठीक है, सो ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। सो ये हमारा इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्रीज। ठीक है, सो यहाँ पर इसके लिए पर्टिकुलर जो हमारा सर्कम सेंटर है वो सेंटर से बाहर वाली साइड में लाई करेगा। ठीक है जी, सो काफी सारी चीजें हमने देख ली हैं। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखें कि हमारा जो ऑर्थो सेंटर होता है, जो हमारा सेंट्रोइड होता है और जो हमारा सर्कम सेंटर होता है, ये हमेशा ही क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। ठीक है, ये हमेशा ही कोलिनियर होंगे, एक ही लाइन पर लाई करेंगे, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड एंड सर्कम सेंटर। ठीक है जी, और अगर आप बात करें सेंट्रोइड की, सेंट्रोइड जो है, ये सेंट्रोइड जो है यानी जो जी जो है, ठीक है, सेंट्रोइड जो है ये ऑर्थो सेंटर टू
सर्कम सेंटर वाली लाइन को हमेशा ही 2:1 में डिवाइड करेगा, यानी इस लाइन को ये जो सर्कम सेंटर है ये हमारा 2:1 में डिवाइड करता है। तो ये छोटी छोटी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो डायरेक्टली हमें एमसीक्यूज में हेल्प करती हैं। मान लीजिए आपको हमेशा कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए जिसमें आपको ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर गिवन है और हमें जो है सेंट्रोइड फाइंड आउट करना है, तो उस केस में हम 2:1 वाला सिंपली जो हमारा जिसे हम बोलते हैं जो हमारा डिवीजन के लिए हम जो बेसिकली यूज करते हैं सेक्शन फॉर्मूला, तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करके हम डायरेक्टली जो है सेंट्रोइड निकाल सकते हैं, या ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर में से एक नहीं दिया हुआ तो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सिंपल से हमारे रिजल्ट्स थे, ठीक है जी। और अगर हम देखें ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर और आपका एक बचता है हमारा इन सेंटर, ठीक है, ये चारों के चारों अगर हम बात करें आइसोस्केलन ट्राइंगल की, तो ये सारे के सारे जो है सिर्फ एक ही पॉइंट पर होते हैं, ठीक है। ऑल पॉइंट्स एक ही पॉइंट पर नहीं होते, सॉरी सेम लाइन पर होते हैं, ठीक है। अगर आपका आइसोस्केलन ट्राइंगल है, ठीक है, आइसोस्केलन ट्राइंगल होते हैं जिसकी कोई दो साइड्स इक्वल हो जाए, ठीक है, बेसिकली दो साइड्स इक्वल हो जाएं अगर, तो उस केस में हमारे पास चारों के चारों जो होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, एक ही लाइन पर एग्जिस्ट करेंगे, एक ही लाइन पर लाई करेंगे, ठीक है जी। और अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए आइसोस्केलन ट्राइंगल की अगर हम बात कर रहे हैं तब तो ये सिर्फ एक लाइन पर हो जाएंगे, चारों के चारों, ऑल फोर लाइज ऑन वन लाइन। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, अगर हम इक्विलेटरल ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो ऑल फोर जो है वो वन पॉइंट पर होंगे, ठीक है। सो ऑल फोर जो है हमारा ऑर्थो सेंटर, हमारा सेंट्रोइड, हमारा सर्कम सेंटर, हमारा जो इन सेंटर है, ये सारे के सारे सिर्फ एक पॉइंट पर हो जाएंगे, ठीक है जी। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं आइसोस्केलन ट्राइंगल की, तो उस केस में ये चारों के चारों एक लाइन पर एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, एक लाइन पर लाई करेंगे। सो ये हमने देख लिया है। चलते हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हमारा 2D का टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं लोकस, या फिर हम कहते हैं पाथ ऑफ द पॉइंट, ठीक है जी। पाथ ऑफ द पॉइंट का मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये हमारा कोई कर्व है, ठीक है, इस कर्व में कोई भी हमारा पॉइंट है x, y, ठीक है, ये जो पॉइंट है और ये जो कर्व है, इस कर्व को हम इस पॉइंट का लोकस या पाथ बोलेंगे, क्योंकि ये जो पॉइंट है इसी कर्व के रास्ते पर, यही तो रास्ता है जिस पर ये जो है मूव कर रहा है, ठीक है, यही तो रास्ता है जिस पर ये मूव कर रहा है, ठीक है, ये सिर्फ इसी रास्ते पर, इसी पाथ पर जो है मूव कर सकता है, ठीक है। सो ये जो कर्व हो जाएगा ये पर्टिकुलर इसका लोकस या पाथ ऑफ पॉइंट हो जाएगा, ठीक है जी। सो लोकस क्या होता है, बेसिकली लोकस की अगर हम डेफिनेशन देखें, लोकस हमारा होता है पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट, path of a moving point, ठीक है, which follows given conditions। अब इस कर्व की जो कंडीशंस गिवन होगी उसी के अंडर वो जो है मूव करेगा, इज नोन एज लोकस, ठीक है जी। सो सिंपल सी लोकस की हमारी डेफिनेशन होगी। जैसे अगर हम बात करें सर्कल की, अगर हम बात करें, ठीक है, हमारे पास कोई सर्कल है, जैसे फॉर एग्जांपल ये सर्कल है हमारा, ठीक है, ये इसका सेंटर है 0,0 और ये हमारा कोई पॉइंट है जिसे हम कह रहे हैं P पॉइंट x, y, ठीक है। ये सिंपल है कि एक पर्टिकुलर किसी पॉइंट से ये स्मॉलर डिस्टेंस पर मूव करेगा, यही इसका पाथ है, ठीक है, इस P x, y का। इसे हम ये भी कह सकते हैं दिस इज द पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट which move so that its distance from origin remains same। आप देखें एक ऐसा पॉइंट है जो कि एक ऐसे पाथ पर मूव कर रहा है बेचारा, ठीक है, एक ऐसे पाथ पर चलता जा रहा है जिसकी इस फिक्स ओरिजिन पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगी, ठीक है। सो ये जो इसका पाथ है, जिस पाथ पर इसको मूव करना है, यानी बेसिकली हमने देखिए किसी बच्चे को बोल दिया कि यहाँ पर आपका घर है और इस घर से आपने जो है 25 किलोमीटर की या 25 मीटर की जो एग्जैक्ट डिस्टेंस है वही रखनी है, तो बेसिकली ये कहाँ पर मूव कर सकता है, इस पर्टिकुलर सर्कल में मूव कर सकता है, ठीक है, जिससे इसकी डिस्टेंस क्या रहेगी, वो पर्टिकुलर डिस्टेंस रहेगी जिसे हमने r बोला है, ठीक है। ये हमारी सर्कल की डेफिनेशन होती है सिंपली,
ठीक है। बात हम कर रहे हैं लोकस, ठीक है। किसी भी पॉइंट के लिए पर्टिकुलर अगर हम लोकस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो बेसिकली हमें जो है वो पॉइंट गिवन होना चाहिए और उसके साथ उस पॉइंट को किन कंडीशंस में हमें मूव कराना है वो कंडीशंस अगर हमें पता हो तो हम पाथ ऑफ द पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो हम बात करते हैं बेसिकली हमारा जो मेन टॉपिक है 2 पॉइंट लोकस। कंडीशंस हमें कुछ दे दी जाती हैं, अंडर दोज कंडीशंस हम कैसे जो है लोकस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सो फर्स्टली तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट हम मान लेते हैं एच कोमा के हमारी तरफ से, ठीक है। इसे हम मान लेते हैं कि ये हमारा पॉइंट है ऑन द लोकस, ठीक है। लेट अ पॉइंट, ये हमने जो है एक पॉइंट मान लिया, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, जो भी हमारी कंडीशंस है, जो भी हमारी कंडीशंस है उनको राइट एंड सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करने के बाद राइट एंड सॉल्व द कंडीशंस, ठीक है। सॉल्व करने के बाद जब फाइनली हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी सो उस इक्वेशन में हम एच कोमा के को जो है एक्स कोमा वाई से रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास जो है ये हमारे पास आ जाएगा लोकस ऑफ पॉइंट पी एक्स कोमा वाई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देखें, हमें बोल दिया कि भाई पी पॉइंट जो पी पॉइंट है उसका जो है लोकस फाइंड आउट करें, ठीक है। विच इज इक्वी डिस्टेंस, अब ये कंडीशन हमें दे रहा है, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 1,3 एंड -2,1, ठीक है जी। यानी कि एक ऐसा पॉइंट हमें बोल रहा है P जो कि इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है। तो सिंपल सी बात है, हम एक ऐसा पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं एच कोमा के। फर्स्ट स्टेप हमने किया एच कोमा के कंसीडर कर लिया, ठीक है। ये पर्टिकुलर कोई भी हमारे पॉइंट्स है, ये मान लीजिए 1,3 है और ये मान लीजिए -2,1 है, तो इससे जो डिस्टेंस है दोनों इक्वी डिस्टेंस है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए ये हमारा पॉइंट P है, ये A है और ये B है, तो यहाँ पर हमें गिवन है कि AP जो डिस्टेंस है ये आपकी PB डिस्टेंस के इक्वल है, तो आपने कंडीशंस लगाई। AP डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा h-1 स्क्वायर प्लस k-3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारा हो जाएगा PB डिस्टेंस के लिए अगर हम देखें तो -2 h होल स्क्वायर प्लस 1 k की होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया। बेसिकली जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, दोनों तरफ जो है स्क्वायर करने के बाद और जैसे ही आप स्क्वायर्स को इंटरनल स्क्वायर्स को ओपन करेंगे तो हमारे पास कुछ इस टाइप से इक्वेशन आ जाएगी 6h + 4k इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो यहाँ पर आप h कोमा k को आप रिप्लेस कर देंगे x कोमा y से, तो हमारे पास लोकस आ जाएगा 6x + 4y इक्वल्स टू 5, ठीक है जी। सो ये आपका आ गया लोकस। तो ये हमारा सिंपल सा मेथड था कैसे हम पर्टिकुलर कर्व के लिए या पर्टिकुलर जो भी हमें कंडीशंस गिवन होती है उसके लिए हम कैसे लोकस ऑफ द पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन की हम बात करते हैं। ये हमारा जो है 2D के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स का बिल्कुल लास्ट कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम बढ़ जाएंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर की ओर जो कि हमारा होगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसी पर्टिकुलर चैप्टर का सब चैप्टर जो है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, उसकी तरफ हम चलेंगे। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन की अगर हम बात करें, देखिए हमारे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम देख लिए पहले हम ले रहे हैं हमारा ओरिजिन 0,0, ये हमारा जो है एक ओरिजिन पॉइंट है एंड इसके लिए हमारा एक पॉइंट P गिवन है हमारे पास Px, y, ठीक है जी। अब हमारे पास सिचुएशन क्या है, ये कहते हैं कि मान लीजिए आपका ओरिजिन जो है ना वो थोड़ा सा रिप्लेस हो गया, उसको वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, ठीक है। ओरिजिन को आपने मान लीजिए इस पर्टिकुलर h, k पर आपने शिफ्ट कर दिया, यानी आप इसको उठा करके यहाँ पर ले गए, ठीक है जी। यानी कि आपका जो o डैश है वो यहाँ पर आ गया, ये आपका o था और ये आपका o डैश हो गया। इस कंडीशन में P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो तो डेफिनेटली चेंज होने चाहिए, यानी कि अब वो P डैश होने चाहिए, P डैश यानी x डैश एंड y डैश होने चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर आप इस टाइप से शिफ्ट कर देते हो, देखिए पहले जो आपकी इसकी डिस्टेंस थी वो x थी, ठीक है। अब जो आपकी डिस्टेंस हो जाएगी वो तो x डैश हो जाएगी, ठीक है। इसी टाइप से पहले जो आपकी डिस्टेंस थी ये कंप्लीट डिस्टेंस इस पॉइंट की y थी, अब आपकी जो डिस्टेंस है वो y डैश हो जाएगी, ठीक है। अब इस y डैश, y और x डैश के लिए अगर आप रिलेशन देखना चाहते हैं तो आप सिंपल सी बात है कि आपने इसको h रिप्लेस किया है, ये h डिस्टेंस है, ठीक है, और ये जो आपकी डिस्टेंस है ये आपकी बेसिकली k डिस्टेंस है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 0,0 से आप ले गए उसको h, k पर, दैट मीन्स डेफिनेटली ये वाली डिस्टेंस आपकी k है और ये वाली डिस्टेंस आपकी h है। कंप्लीट डिस्टेंस आपकी x है, ये डिस्टेंस आपकी h है एंड बाकी जो डिस्टेंस बची आपकी x डैश है। तो यहाँ पर क्लियरली हमें पता चल रहा है x इक्वल्स टू हो जाएगा x डैश प्लस h,
एंड वाई आपका हो जाएगा वाई डैश प्लस के, ठीक है जी। सो ये कंडीशंस हमारे पास बन जाती है, बस इन कंडीशंस को हम यूज कर देते हैं। अब देखिए हमारे पास सिंपली क्या गिवन होगा कि आपके पास पॉइंट है आपका x, y, आपका पॉइंट है x, y, ठीक है, और आपने ओरिजिन को रिप्लेस कर दिया है h, k से, h, k से रिप्लेस कर दिया है, तो आपका न्यू पॉइंट क्या हो जाएगा, न्यू पॉइंट यानी हमें फाइंड आउट करना है x डैश, y डैश, और x डैश और y डैश के लिए अगर हम देखें तो x डैश की वैल्यू हमारी हो जाएगी x माइनस एच, y डैश की हो जाएगी y माइनस के, ठीक है। सो x डैश और y डैश न्यू पॉइंट आते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास हो जाएंगे x माइनस एच, y माइनस के, ठीक है जी। सो ये आपके सिंपली शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन भी हमने डिस्कस कर ली है। इस पर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन हम कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कर्व गिवन है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4y इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। ये मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन गिवन है, ठीक है। अब हमने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया है, पहले ओरिजिन 0,0 था, ठीक है, इसे हमने शिफ्ट कर दिया है -2,1 पर, ठीक है, -2,1 पर हमने शिफ्ट कर दिया। दैट मीन्स अब हमारे न्यू कोऑर्डिनेट्स x डैश एंड y डैश हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारा हो जाएगा x प्लस -2, सॉरी x माइनस करना था, सब्ट्रैक्ट करना था, सो x माइनस -2 एंड यहाँ पर हो जाएगा y माइनस 1, सो ये हो जाएगा x प्लस 2 एंड ये हो जाएगा y माइनस 1। यानी कि आपको यहाँ पर अगर हम देखें तो x की जगह, या फिर ये भी कर सकते हैं कि जो आपका x है इस बार, ठीक है जी, जो आपका x है इसे आप x डैश प्लस h से और y डैश प्लस k से रिप्लेस कर दें, ठीक है। सो ये हमारा हो जाएगा x डैश प्लस h हमारा -2 है एंड y डैश प्लस 1 है, ठीक है। सो ये हो जाएगा x डैश -2 एंड ये हो जाएगा y डैश प्लस 1। यानी कि सिंपली बात है कि जो आपका x है उसे आप रिप्लेस कर दें x डैश -2 से, y जो है इसे आप रिप्लेस कर दें y डैश प्लस 1 से, तो जो इक्वेशन बनेगी इस पर्टिकुलर इक्वेशन में हम रिप्लेस कर देते हैं, ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू एक्स डैश -2 की होल स्क्वायर प्लस y डैश प्लस 1 इसकी होल स्क्वायर -4 इंटू एक्स डैश -2 प्लस 4 इंटू y डैश प्लस 1, ठीक है जी, इक्वल्स टू 0। सो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे सो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगी, ठीक है। अब जो इक्वेशन आएगी वो हमारी एक्स डैश एंड वाई डैश में आ जाएगी, यानी कि न्यू इक्वेशन आपने बना ली है, ठीक है। सो ये था जी हमारा शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, दैट इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है जी। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि आपके पास कोई भी लाइन है, ठीक है, जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हम ले सकते हैं। जो आपकी स्ट्रेट लाइन होती है बेसिकली इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है जी। अगर आप इसकी स्लोपिक फॉर्म, ठीक है, स्लोपिक फॉर्म भी जिसे बोल सकते हैं y इक्वल्स टू mx प्लस c, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जिसे हम बोलते हैं, तो ये इक्वेशन हमारी हो जाती है y इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक है। सो बेसिकली हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस की ही हम बात कर लेते हैं कि कैसे हम इक्वेशंस को फाइंड आउट करते हैं और ये इसकी जो इक्वेशंस होती है वो किस किस फॉर्म्स में बेसिकली होती है, ठीक है। सो हमारा जो टॉपिक रहेगा, फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इक्वेशंस ऑफ लाइन्स, ठीक है जी। सो इक्वेशंस ऑफ लाइंस जो है, क्योंकि टाइम काफी हो चुका है, क्लास काफी लंबी हो चुकी है, सो स्ट्रेट लाइन जो है हमारा पर्टिकुलर चैप्टर का सब चैप्टर है और ये हम हमारी सेकंड वीडियो में सेकंड पोर्शन में स्टार्ट करेंगे। अब तक हमने जो है 2D ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स सीखे हैं। इसी के साथ जो है हमने एओडी किया था, एओडी में हमने टेंजेंट, नॉर्मल, ये सब चीजें, स्लोप कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, dy/dx हमारा सिंपली स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है, कैसे हम टेंजेंट डालते हैं, कैसे हम नॉर्मल डालते हैं, तो वो सारी चीजें हमने एओडी में कर ली थी। तो एक बार एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का वो वाला पोर्शन, पर्टिकुलर जो टेंजेंट और नॉर्मल वाली वीडियो है, वो जरूर आप इस पर्टिकुलर सेक्शन को करने से पहले देख ले, ताकि स्ट्रेट लाइन और आगे हम जब 2D 3D ज्योमेट्री को कंप्लीट करेंगे तो वहां पर हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है जी। इसी के बाद हम जो है कॉनिक सेक्शन भी स्टार्ट करेंगे, तो वहां पर भी कंप्लीटली ये सारी चीजें जुड़ती हुई चली जाएंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक स्ट्रेट लाइन के साथ। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें एंड कमेंट सेक्शन में जरूर कुछ ना कुछ मेंशन किया करें। थैंक यू वेरी मच।